सरकार की नीयत क्या, कोर्ट की नीयत क्या? आप बताओ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने हमारे बारे में ईमानदारी से सोचा है? नहीं। अगर सोचा होता तो इस देश में इतना बैकलॉग कैसे होता? सोचा होता इस देश में कास्ट एट्रोसिटी कैसे होती? सोचा होता तो इस देश में एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों लोगों में महिलाओं पर रेप हत्या होती है, ये क्यों होती है? और सोचा होता तो सुप्रीम कोर्ट मुझे जवाब दे कि लक्ष्मणपुर बात हत्याकांड जो है जिसमें 50 लोगों की जान ली गई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उम्र कैद कर दी थी और हाई कोर्ट ने उन सब लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट कहां मर गया था? इन्हें संज्ञान क्यों नहीं लिया? हमारे 50 लोगों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है क्या? इन्होंने 50 लोगों को न्याय दिलाने का काम क्यों नहीं किया? हमें समझ आता है कि क्योंकि वहां क्लोजन सिस्टम है और वहां आरक्षण व्यवस्था नहीं है, इस वजह से वहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस वजह से वो वहां से सारे फैसले आरक्षण को लेकर कभी भी आया वो हमारे खिलाफ ही आया। सेम हमेशा हमारे खिलाफ आया, चाहे रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला हो या कोई भी आप आरक्षण पे देखो। जैसे मंडल कमीशन तब ला रहे तभी वो कहने लगे थे कि भाई शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी जो क्रिमिनल हो जाना चाहिए। 2013, 2005, 2018 के फैसलों में भी उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट में क्रिमिनल रहना चाहिए। तो इसका मतलब वो ये मानते हैं कि आरक्षण का फैसला ये हवा में नहीं हो सकता। ये फैसले के लिए बहुत समझदारी से आंदोलन चलाने पड़ेंगे। हवा में कोई भी आंदोलन का समर्थन कर दिया और कोई आंदोलन चला दिया और उसका खामियाजा अगर समाज को भुगतना पड़ा तो कल सवाल मेरे साथ साथ आप सबसे पूछा जाएगा। मैंने जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस पार्टी के भी हैं जो इस बात से सहमत है, मैंने उनकी एक मीटिंग बुलाई है और हम लोग जल्द इस पर एक बड़ा निर्णय लेंगे। हम किसी भी कीमत में अपने अधिकारों को सरकार के द्वारा लूटने नहीं देंगे। अभी हमारे लोगों ने एक भारत बंद की घोषणा भी कर दी है अभी तक, क्योंकि हम लोग उसमें रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि पिछले भारत बंद के खामियाजे हमने देखे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब जातीय गणना होगी तभी पता लगेगा किसने किसका हिस्सा खाया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया, हम भाइयों में झगड़ा कराने का प्रयास हो गया है। हमारे लोग तो समझते नहीं है। जिस दिन हमारे लोग उस ऑर्डर को पढ़ेंगे और समझेंगे, और मैंने कहा कि अगर इतनी योग्यता, इतनी क्रिमिनल पैदा हो गई है तो भाई फिर एनएफएस क्यों हो रहा है? फिर हमारी सीटों को सामान्य लोगों से क्यों भरा जा रहा है? तो सरकार के पास जवाब नहीं है। मैंने पूछा कितने अरबपति तैयार हो गए शेड्यूल कास्ट के लोगों में, बताओ कितने अरबपति शेड्यूल ट्राइब में पैदा हो गए? तो सरकार पे कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग नाउम्मीद हैं और उसके लिए मैंने कहा कि जब वर्गीकरण स्टार्ट हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से हो। 4 पीढ़ी जज बन के बैठी है वो और अगर चेक करना हो तो सबने निचले पायदान पे देखो, जो सफाई कर्मचारी का काम है वो भी नौकरी सरकार पक्की नहीं दे रही। उस नौकरी में भी ठेकेदारी, संविदा और तमाम तरह से आउटसोर्सिंग है, वहां भी पक्की नौकरी नहीं मिल रही। ये सरकार का चरित्र है। इसलिए मैं मानता हूं इन खतरों से भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। और मैं यहाँ ये भी कहूँगा, अभी हमारे लोगों ने एक भारत बंद की घोषणा भी कर दी है अभी तक, क्योंकि हम लोग उसमें रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि पिछले भारत बंद के खामियाजे हमने देखे हैं। कितने लोगों पे मुकदमा, कितने लोग जेल गए। हमारे 14 नौजवान जो हैं जिनको जीवन जी के भारत देश की सेवा करनी थी, समाज की सेवा करनी थी, वो बलिदान हो गए। हमें बहुत कुछ सोचना, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी, एक विषय इंपॉर्टेंट है। तो अभी उस पर बहुत चर्चा होने की जरूरत है। अभी मैं मीडिया के साथियों को भी कहूँगा, ये रंगमंच नहीं है। ये आने वाले भविष्य का फैसला ये हवा में नहीं हो सकता। ये फैसले के लिए बहुत समझदारी से आंदोलन चलाने पड़ेंगे। हवा में कोई भी आंदोलन का समर्थन कर दिया और कोई आंदोलन चला दिया और उसका खामियाजा अगर समाज को भुगतना पड़ा तो कल सवाल मेरे साथ साथ आप सबसे पूछा जाएगा। मुझसे ज़्यादा पूछे जाएंगे कि आपसे कम पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल सबसे पूछा जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीज़ों को पहले नोटिस करें, फिर उसकी संवेदना को समझे, उसकी स्थिति को समझे और फिर फैसले लें। अभी इस पर हम लोग 3-4 दिन में, मैंने जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस पार्टी के भी हैं जो इस बात से सहमत है, मैंने उनकी एक मीटिंग बुलाई है और हम लोग जल्द इस पर एक बड़ा निर्णय लेंगे। हम किसी भी कीमत में अपने अधिकारों को सरकार के द्वारा लूटने नहीं देंगे। इस बात का भी मैं इस मंच के माध्यम से आपको पूर्ण विश्वास दिलाने का काम करता हूँ। साथ साथ एक मांग आपकी ये भी, पृथक विदर्भ सहित अन्य छोटे राज्य गठन। तो मैंने कल ही पार्लियामेंट में बात उठाई थी कि छोटे राज्यों का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा, राज्य पृथक निर्वाचन में उन्होंने लिखा है कि भाई जितना छोटा राज्य होगा उतना ही सरकार की पहुंच जो है अंतिम व्यक्ति तक होगी और उतना ही क्षेत्र में विकास होगा। जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं, आप अन्य प्रदेशों से आए हो, उसकी आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है। 25 करोड़ से ज़्यादा पूरे, अगर हमारे उत्तर प्रदेश पे हमारा कब्जा हो जाता बहुजन समाज के लोगों का, तो 80 लोकसभा सीटें हैं हमारे बगैर दिल्ली में कोई पत्ता भी नहीं हिला पाता। लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। वो एक बहुत बड़ा सूबा है। तो हमने कल उसमें भी कहा है कि समय आ गया है कि उसको भी विभाजित किया जाए, 4 हिस्सों में विभाजित किया जाए, जिससे छोटा प्रदेश बने
और इधर तमाम लोगों को, उधर के लोगों को, पूरब के लोगों को, पश्चिम के लोगों को भी, बुंदेलखंड के लोग, तमाम लोगों को जो है आगे बढ़ने का अवसर मिले, नई नौकरियां पैदा हों, सरकारी इंस्टीट्यूशन बने, लोगों की ज़मीनों की कीमत बढ़े, लोगों को ज़मीन मिले, तमाम तरह जो भूमि लोग हैं, ये जो संपत्ति, जो भूमि जो लूट कर रखी है भूमाफिया ने, ये इनसे छीन के काशीराम साहब ने कहा तो जो ज़मीन सरकारी हमारी उनको बांटी जाए। तो और भी कई सारे आपके विषय, चाहे बेरोजगारी भत्ते का हो या रोजगार की गारंटी हो या किसानों के लिए MSP गारंटी हो, इन सब विषयों पर मैं आप देख रहे होंगे लगातार पार्लियामेंट में अपनी बात को मुखर कर रहा हूँ। और कई जगह मैंने एक बिल भी पेश किया है, मैं आपको भी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं समझता था बहुत दिन पहले, 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम अपने लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी हैं और क्योंकि हमने उनकी ज़िंदगी जी है तो हमें ज़्यादा दर्द है अपने लोगों के लिए, हम इस बात को समझते हैं। 1.5 साल पहले मैंने गोरखपुर में PC करके कहा था कि भाई मैं समझता हूं कि कुछ जातियों को अवसर उस तरह नहीं मिले क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी और उनको शैक्षिक स्तर पे भी बहुत सारे अवसर नहीं मिल रहे क्योंकि सरकार ने स्कूल इस तरह के नहीं खोले। तो मैंने ये मांग की थी कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को आपने 15% रिजर्वेशन दिया, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप चाहते, सरकार चाहते हर व्यक्ति आगे बढ़े तो अलग से 5% आरक्षण की व्यवस्था EWS में, जैसे आपने 10% की व्यवस्था कराई बिना आंकड़े जुटाए और ये मान के कि सामान्य जाति के लोग उनके रिप्रेजेंटेशन का मैं अपने मत से जो है आपने दे दिया, तो 5%, 15% से अतिरिक्त 5% आरक्षण की व्यवस्था उन जातियों के लिए कराई जाए। लेकिन हमारी मांग को नहीं सुना गया। इसका मतलब सरकार सुनना ही नहीं चाहती और करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही मैंने मोस्ट बैकवर्ड की जातियों के लिए भी मांग की थी कि 27% मिल रहा है, 15% उन जातियों को तो जिनका अवसर नहीं मिला, जिनका एक भी IAS IPS वकील जज नहीं बना है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमें किसी भी फैसले के साथ सरकार की नीयत को देखना पड़ेगा कि सरकार की नीयत क्या, कोर्ट की नीयत क्या। आप बताओ जितने लोग यहाँ बैठे, क्या कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने हमारे बारे में ईमानदारी से सोचा है? नहीं। अगर सोचा होता तो इस देश में इतना बैकलॉग कैसे होता? सोचा होता इस देश में कास्ट एट्रोसिटी कैसे होती? सोचा होता तो इस देश में NCRB का डाटा कहता है कि लाखों लोगों में महिलाओं पर रेप हत्या होती है, ये क्यों होती है? और सोचा होता तो सुप्रीम कोर्ट मुझे जवाब दे कि लक्ष्मणपुर बात हत्याकांड जो है जिसमें 50 लोगों की जान ली गई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उम्र कैद कर दी थी और हाई कोर्ट ने उन सब लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट कहां मर गया था? इन्हें संज्ञान क्यों नहीं लिया? हमारे 50 लोगों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है क्या? इन्होंने 50 लोगों को न्याय दिलाने का काम क्यों नहीं किया? हमें समझ आता है कि क्योंकि वहां क्लोजन सिस्टम है और वहां आरक्षण व्यवस्था नहीं है, इस वजह से वहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस वजह से वो वहां से सारे फैसले आरक्षण को लेकर कभी भी आया वो हमारे खिलाफ ही आया, सेम हमेशा हमारे खिलाफ आया। चाहे रिजर्वेशन की प्रमोशन का मामला हो या कोई भी आप आरक्षण पे देखो, जैसे मंडल कमीशन तब ला रहे थे तभी वो कहने लगे थे कि भाई शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी जो क्रिमिनल हो जाना चाहिए। 2013, 2005, 2018 के फैसलों में भी उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट में क्रिमिनल रहना चाहिए। तो इसका मतलब वो ये मानते हैं कि आरक्षण जो व्यवस्था है और उसकी जो व्यवस्था की गई थी जिसका आधार था सामाजिक पिछड़ापन, छुआछूत, शैक्षिक पिछड़ापन, अब वो उस आरक्षण को खत्म करने के लिए और रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व कितना है, मुझे ऐसा लगता है इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस आरक्षण को, जातिगत आरक्षण को खत्म करने की शुरुआत की गई है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जिस दिन हमारे भाइयों को समझ आ जाएगा वो भी हमारी पीड़ा को समझेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, तो लोग हंसने लगे और मजाक बनाने लगे कि बाबा साहब कैसी बात कर रहे हैं, हम पे घर कहाँ है, हम पे दीवारें कहाँ हैं। तो बाबा साहब ने कहा था मैंने संविधान में आपके हर तरक्की की व्यवस्था कर दी है, संविधान के आधार पर चलो। आज इस देश के संविधान कुचला जा रहा है। आज जब मैं बात कह रहा हूं, हमने मांग की है, हमने निजी विधेयक पेश किया कि निजी क्षेत्रों में भी SC ST के OBC के लोगों को संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये मांग हमने जो है पार्लियामेंट में उठाई, विधेयक पेश किया और सरकार से कहा कि इस विधेयक पर चर्चा कराए। और ये भी मुखौटे साफ होने चाहिए कि जो पार्टियां वहां बैठ के कहती है कि हम संविधान को बचाने आए हैं, हम संविधान के समर्थक हैं, उनके मुखौटे भी साफ होने चाहिए कि क्या वो SC ST OBC के लोगों के जब उनकी हकमारी होती है, उनको हिस्सेदारी मिलने की बात होती है, उनके साथ है या नहीं है। इसलिए कल भी मैंने सुप्रीम पार्लियामेंट में कहा कि बताओ सरकार और ये जो विपक्ष है, ये दोनों लोग अपना स्टैंड क्लियर करो कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक अगस्त को आया उस पर आप लोग क्या सोचते हो। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा, आपने जो जागरूकता कार्यक्रम चलाया है, हम सब लोग इसमें आपके साथ हैं। मैं भले ही सदन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपके बीच का आपका भाई हूँ।
आपका साथी हूँ और हमेशा इसी भूमिका में मैं अपने कर्तव्यों को निर्वहन करता रहूँगा। आसान है मेरे जैसे व्यक्ति को गाली दे देना, उस पर आरोप लगा देना, लेकिन ये सच है कि चंद्रशेखर आज़ाद की ज़िंदगी जीना आसान नहीं। जब आपकी जान दांव पे लग जाए और आपको ये नहीं पता हो कि कौन सी गोली कहाँ से आके आपका सीना छलनी कर देगा, तब लड़ाई लड़ने में जिस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अपने भी आदमी को शक की निगाह से देखना पड़ता है, वो बहुत कठिन है, वो आसान ज़िंदगी नहीं है। तो मगर क्या करें, अब काम तो करना ही है। ज़िंदगी तो एक बार मिली है, बार बार तो नहीं मिलेगी। तो जितने भी दिन की ज़िंदगी है उसको लगाना है मिशन में कि आने वाली पीढ़ियाँ हम लोगों से प्रेरणा लेके आगे इस काम को आगे बढ़ाए। और जब तक इस देश में बहुजन राज स्थापित ना हो जाए, जब तक इस देश में महान पुरुषों का सपना पूरा ना हो जाए, जब तक इस देश में बेगमपुरा राज जैसी व्यवस्था ना हो जाए, जब तक इस देश में संविधान पूर्ण से लागू न हो जाए, तब तक हम लोगों को रुकना नहीं है। आने वाली पीढ़ियाँ जितना सवाल मुझसे पूछेंगी, इतना आपसे भी पूछेंगी। मेरी बात को आप याद रखना। आने वाली पीढ़ियाँ किसी को माफ नहीं करेंगी। वो हर व्यक्ति से पूछेंगी, जब अधिकार लुट रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। तो ये तो जागरूक लोग हैं, सब लोग, मीडिया के लोग हमारे जागरूक लोग हैं, तमाम लोग जो हमारे यहाँ खड़े, हमारे साथी पुराने, आप लोग तो जागरूक लोग हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये उम्मीद भी है आपसे कि आप इस लो को, ये जो क्रांति की लो आप लोगों ने जलाई है, इसको जिंदा रखेंगे, इसको चला के रखेंगे। हमने तो 16 हमारे साथी खड़े, देखो यहाँ 16 महीने जेल काटी। अब कोई कह देता है आराम से कि भाई ये तो अपने आप चले गए, जेल जाना आसान काम है। जाके देखो जिसको बंद करता है भाई, जाके देखो, एक रात गुजार के पता लग जाएगा। हमने दिल्ली में तिहाड़ काटी, लाठियाँ खाई। राहुल भाई यहाँ खड़े, पूछो, हमने लाठियाँ खाई। ये तमाम ये नेशनल दस्तक वाले लोग हैं। हमारी अब मेरी जो गैप था 7 इंच 7 उसका mm का, वो 14 का हो गया पढ़ के। ये भी नहीं पता कब रीढ़ की हड्डी जवाब दे जाएगी। लेकिन इस रीढ़ की हड्डी की परवाह करो तो समाज की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो पहले समाज की रीढ़ की हड्डी की चिंता, इसलिए अपने काम को जिम्मेदार कर रहे हैं। आपने मुझे सुना बहुत गंभीरता से, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय जोहार। और बहुजन मीडिया के साथियों को धन्यवाद मेरा बहुत बहुत।